दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत 2007 से होती है। मतलब कि दोस्तों 2007 चल रहा होता है और एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रही होती है अपनी क्लास के अंदर। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वह बच्ची ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। और दोस्तों जो भी टीचर उसे पढ़ाते हैं वे बस उनकी लिप्स को देखकर, मतलब कि लिपसिंग को देखकर ही समझती है। और ये बच्ची काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। और फिर उसी रात उसके पापा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा को ये कह रही होती है कि उसे उस स्कूल में डाले जहाँ पर उसके जैसे ही बच्चे हो। लेकिन उसके पापा यह कहते हैं कि वह उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उसको नॉर्मल स्कूल में ही जाना होगा और सब कुछ सीखना होगा। उसे सीखना होगा कि लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वे सब कुछ चीजें उसे सीखने के लिए कहते हैं। और भी बहुत कुछ उस लड़की को सीखने के लिए कहते हैं। दोस्तों हमें यह भी पता चलता है कि उस बच्ची की एक टांग नकली होती है, मतलब कि वह पहले ही सुन और बोल नहीं सकती है और ऊपर से उसकी एक टांग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी वह बच्ची मार्शल आर्ट कराटे में काफी ज्यादा आगे होती है और वह अपनी कमी को कमी नहीं मानती और हमेशा सबसे आगे रहती है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एपिसोड 2 के एंड में जो लड़की दिखाई जाती है ये वही होती है, माया लोपेज। और दोस्तों माया लोपेज इसीलिए आती है क्योंकि एक दिन रोनिन ने उसके पापा को मार दिया था और जब वह अपने पापा को मरा हुआ देखती है तो वह वहां पर पूरी तरीके से टूट जाती है और वह वहीं पर ठान लेती है कि वह उस सूट वाले बंदे को, मतलब कि रोनिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और अब माया लोपेज को कैसे भी अपने पापा का रिवेंज लेना होता है। और जब वह रोनिन को टीवी पर देखती है, मतलब कि उस सूट में जिसके अंदर केट बिशप होती है, उसको देखती है टीवी के ऊपर, तो उसे लगता है कि यह रोनिन है जिसने उसके पापा को मारा है एंड दैट्स व्हाई वे बदला लेने के लिए आ जाती है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं जहां पर कैट और क्लिंट को बांध कर रखा गया है। यहीं पर माया होती है जो कि बाहर आती है और जब वे क्लिंट के कानों में वे एयरराइट देखती है तो यहाँ पर उसे यह लगता है कि वह भी उसकी तरह बोल और सुन नहीं सकता, जिसके बाद वे उसके हाथ खोल देती है ताकि वे इशारों में उससे बातें कर सके। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह सिर्फ सुन नहीं सकता और बोल तो सकता है। इसके बाद वे वापस उसके हाथ बांध देती है और यहाँ पर क्लिंट माया को बताता है कि रोनिन को तो कब का ब्लैक विडो ने मार दिया है और जब वह यानी कि ब्लैक विडो उसे मारती है तब वह वहीं पर था। लेकिन माया लोपेज इन बातों पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि ब्लैक विडो तो मर चुकी है और ये सब कुछ आखिर कैसे हो सकता है। तभी माया लोपेज को अपने पापा की याद आ जाती है और वे थोड़ी इमोशन हो जाती है। लेकिन फिर माया लोपेज गुस्सा हो जाती है और केट बिशप को मारने लगती है काफी गुस्से से। तभी उसका एक आदमी उसे पकड़ लेता है और दोस्तों वह माया का ट्रांसलेटर होता है जो कि उसको सारी बातें बताता है क्योंकि माया लोपेज को तो कुछ समझ नहीं आता है। इस वजह से उसका वे ट्रांसलेटर सारी बातें बताता है। और दूसरी तरफ दोस्तों क्लिंट केट बिशप को यह कह रहा होता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली के पास और तुम अपनी मॉम के पास चली जाओगी। और इसी बीच क्लिंट कैसे भी अपने हाथ को खोलकर उनकी गिरफ्त से छूट जाता है और माया लोपेज के लोगों को मारने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर क्लिंट और माया लोपेज की बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होती है जिसके अंदर क्लिंट का ये राइट टूट जाता है। बाद में क्लिंट अपनी एरो से केट बिशप को खोल देता है। फिर ये दोनों उस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसे भाग सकते हैं क्योंकि इनके पीछे ट्रैक सूट माफिया के लोग हैं और वो भी अपनी गाड़ियों से इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्लिंट को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है जिसकी वजह से एक्शन में भी कई सारे फनी मूवमेंट्स होते हैं। और इधर ये दोनों कैसे भी ट्रैक सूट माफिया के लोगों से बचकर निकलना चाहते हैं लेकिन वो इनका पीछा ही नहीं छोड़ते। जिसके बाद केट बिशप क्लिंट के एरोज निकाल कर उन सब पर मारने लगती है और क्लिंट भी उसे कह देता है कि तुम यूज कर सकती हो। लेकिन वह एरोज कोई नॉर्मल एरोज नहीं होते, वो ट्रिक एरोज होती है जिनके बारे में केट बिशप को बिल्कुल भी नहीं पता होता क्योंकि सेकंड एपिसोड में क्लिंट ने केट को बताया था कि वह ट्रिक एरोज का यूज नहीं करता। हमें तो पहले ही पता था क्योंकि हाउकाई एवेंजर्स में अक्सर ट्रिक एरोज का यूज करता था और फिर यहाँ पर भी केट बिशप इन ट्रिक एरोज का यूज करके ट्रैक माफिया के लोगों पर अटैक पे अटैक करती जाती है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे सीन्स होते हैं जो कि एकदम ही मजेदार और शानदार होते हैं। और दोस्तों क्लिंट एक ऐसे एरो का इस्तेमाल करता है जो कि एक बहुत ही बड़े एरो में तब्दील हो जाता है और भाई ये सीन वाकई बहुत ही तगड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर क्लिंट और केट बिशप कैसे भी उन लोगों से बचकर ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में क्लिंट और केट क्लिंट के ईयरराइट को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो फिर से क्लियरली सुन सके। इसी बीच में लोपेज अपना अड्डा चेंज कर रही होती है और यहाँ पर काजी माया से कहता है कि ये सब अंकल को ठीक नहीं लगेगा। इसके बाद में लोपेज कहती है कि इंचार्ज मैं हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। अगले सीन में क्लिंट ट्रैक सूट माफिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन केट को बता रहा होता है कि पहले ट्रैक सूट माफिया लो लेवल के थे लेकिन आज वे बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं। उनके बॉस से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद केट बिशप कहती है कि अब वो कोई भी हो हमें उनसे डील तो करनी होगी लेकिन उससे पहले मुझे अपनी मॉम को एक मर्डरर से शादी करने से रोकना होगा। इसके बाद केट क्लिंट को अपने घर ले जाती है जहां पर वह उसे यह बताती है कि वह अपनी मॉम की सिक्योरिटी कंपनी के अंदर चेक करेगी, हो सकता है कि ट्रैक सूट माफिया के बारे में उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए। इसके बाद जैसे ही वे वहां पर चेक कर रही होती है तो वहां पर उन्हें काजी के बारे में पता चलता है जो कि एक कंपनी के अंदर काम करता है और दोस्तों काजी माया का ट्रांसलेटर होता है। दोस्तों यहाँ पर क्लिंट को उसके घर
कुछ गड़बड़ लगती है जिसकी वजह से वह आगे जाता है, लेकिन सडन वहां पर जैक आ जाता है और क्लिंट के गले के सामने रोनिन की तलवार को रख देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अभी आगे कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है जो कि हमें धीरे धीरे पता चलना शुरू होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।